हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेबल फॉर सीए एंड सीएमए इंटर। इससे पहले 3 चैप्टर्स हम लोगों का हो चुका है, दैट इज़ हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद नॉट 3 चैप्टर है, 2 चैप्टर हो चुका है, हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन। तो ये हम लोग का 3rd चैप्टर चला है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कुछ कुछ जगह देखना था, दैट इज़ वाई ये चैप्टर हम करा रहे। आफ्टर दिस विल स्टार्ट पीजीबीपी, देन सैलरी। तो इस तरह से 5 हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट होगा, तो बाकी चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो नाम से तुमको हेडिंग से समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर कोई भी पर्सन है, पर्सन का डेफिनेशन क्या आता है? इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी, फर्म, एचयूएफ, ये सब क्या है? पर्सन है। अब पर्सन का डेफिनेशन में क्या है? 5 हेड्स ऑफ इनकम उसका टोटल इनकम है, तो उसमें से एक है तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा इनकम। यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन जो है, चार्जिंग सेक्शन 56 सब सेक्शन 1। चार्जिंग सेक्शन क्या है याद रखना, 56 सब सेक्शन 1। ये क्या बोल रहा है? ऐसा कोई भी इनकम, एनी इनकम जो कि ना तुम्हारा बाकी जो 4 हेड्स है, दैट इज सैलरी में नहीं आता, कैपिटल गेन में नहीं आता, पीजीबीपी में भी नहीं आता, हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं आता, तो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट सॉरी, जो तुम्हारा जो इनकम है ये बाकी जो 4 हेड्स है उसमें तो नहीं आता। अगर अदर्स 4 हेड में नहीं आता, सैलरी में भी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं है, पीजीबीपी में भी नहीं आ रहा है, एंड कैपिटल गेन भी नहीं है, तो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। सब्जेक्ट टू जो जो तुम्हारा इनकम, जो एग्जैक्ट इनकम वगैरह, तो वो सब तो तुम्हारा इसमें आएगा ही नहीं, एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है, तो तुमको वहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या है? इनकम विच आर टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। कौन कौन से इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल है? तो उसमें से फर्स्ट एक एग्जांपल लेके हम लोग चल रहे हैं, दैट इज़ अ गिफ्ट या फिर परचेज फॉर लोअर कंसिडरेशन, मतलब कम दाम पे, सपोज मार्केट में प्राइस था 1 लाख, तुम बहुत सी सस्ता में लिया, लोअर कंसिडरेशंस। तो ये सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज 10। मेरे साथ रिपीट करो, सेक्शन सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज 10। 56 to 10 हम लोग बोलते हैं, 56 to 10, 56 to 10। सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 था चार्जिंग सेक्शन में। ये सेक्शन बताता है कि देखो, इनकम ऑफ एवरी काइंड, इनकम ऑफ एवरी काइंड विच आर नॉट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोटल इनकम, जो कि ना टोटल इनकम का पार्ट होगा, बट इफ इट इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर एनी अदर हेड। अदर हेड मैंने बाकी जो 4 हेड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन, तो ये अगर 4 हेड्स में नहीं, जिसका माइक ऑन है म्यूट करो प्लीज़, ठीक है। तो सैलरी, हाउस, तो वहाँ कहाँ जाएगा? इनकम, तो इट विल बी टैक्सेबल या चार्जेबल अंडर इनकम टैक्स, अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, यहाँ टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ना फर्स्ट था कि सर गिफ्ट, या सपोज अपने बारे में तुम सोचना, सपोज तुम्हारे साथ ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, नाउ थिंक अबाउट इट कि एक तुम कैसे इस चीज़ पे कैसे टैक्स लायबिलिटी तुम्हारा आएगा। सपोज तुमको कोई गिफ्ट दिया, यू हैव रिसीव द गिफ्ट, तुमको अगर कोई भी टाइप का गिफ्ट मिला तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा। या सपोज तुम कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह परचेस की, इट मे बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, वट एवर इट इज़, बट सस्ता में, लोअर कंसिडरेशन, मार्केट में जो वैल्यू था उससे बहुत ही सस्ता दाम में तुमको ये प्रॉपर्टी मिल गया। तो इन दैट केस क्या तुम्हारा कुछ इनकम में आएगा? सपोज तुमको गिफ्ट मिला, क्या तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना चाहिए? तुमको सपोज कोई लैंड एंड बिल्डिंग बहुत ही सस्ते में बेच दिया, बहुत ही सस्ते में बेच दिया कंपेयर टू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो क्या ये जो तुमको सस्ता में जो मिला, क्या ये जो डिफरेंशियल इनकम तुम्हारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम डिटेल में देखते हैं, एक मिनट, ओके लेट्स कंटिन्यू। तो देखो एक समरी, ये जो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 हम बता रहे थे, ठीक है, इसका एक समरी है। क्या है यहाँ पे? कैश गिफ्ट। सपोज तुमको कोई कैश गिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या बोलता है, अगर पूरा साल भर कर मिला के, पूरा साल भर में, पूरा एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, दैट इज़ फिनेंशियल ईयर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर या फिनेंशियल ईयर में तुमको जो कैश गिफ्ट दिया,
ठीक है, वो अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तो इंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ओके, इंटायर अमाउंट। बट यहाँ पे कुछ कुछ सिनेरियो, कुछ कुछ सिचुएशन है जहाँ पे अगर तुमको कैश गिफ्ट मिलेगा तो एग्जेम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल बताओ, मैरिज, ठीक है, यदि तुमको स्कॉलरशिप वगैरह मिला, ठीक है, या डेथ केस में जो तुम किसी का डेथ हुआ तो उसका केस में जो मिलता है तुम्हारा उस टाइप का, तो अभी आप आएंगे डिटेल में, तो ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है तुम्हारा, इमूवेबल प्रॉपर्टी तुम परचेज किए, यू हैव परचेज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, तो क्या हुआ, एक फ्री में विदाउट कंसिडरेशन तुम खरीद लिया, दैट इज फ्री में, तो क्या होगा, एक बोलते हैं तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस किया बट विथ लोअर कंसिडरेशन, पैसा पेमेंट तो किया है बट लोअर कंसिडरेशन, कितना लोअर कि तुम्हारा जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे भी तुम सस्ते में परचेस किया, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। थर्ड सिनेरियो है, सपोज कैश गिफ्ट हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, इसको छोड़ के बाद बाकी जो कैपिटल एसेट है, ठीक है, अरे एक चीज़ याद, ये जो हम सेक्शन 56(2)(10) बोल, इट इज एप्लीकेबल फॉर कैपिटल एसेट, कैश गिफ्ट छोड़ के बाकी जो एसेट के बारे में डिस्कस करें, आईपी एंड अदर प्रॉपर्टी, अदर प्रॉपर्टी मतलब कैपिटल एसेट का बात करें, तो तुम कुछ और कैपिटल एसेट अगर परचेज किया तो वहाँ भी दो सिनेरियो हो सकता है, विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर विदाउट कंसिडरेशन मिला तो वहाँ पे मुझे चेक करना है कि उसका फेयर मार्केट वैल्यू किस क्या 50,000 से ज़्यादा है ना कम है, तो अगर ज़्यादा है तो इंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल, मैंने फ्री में अगर मिला तो, अगर विथ कंसिडरेशन अगर मिला है तो डिफरेंस हमको चेक करने का, डिफरेंस कितना है, तो ये सब अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। दिस इज द समरी जो हम लोग स्टडी करेंगे, इसका समरी एक पेज में लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, इसको साइड में बुक का अपडेट कर लेना। ओके, अभी हम समझाएंगे, फिर यहाँ पहले डिटेल में करा देते हैं। ओके, अब एक एक करके रीड करते हैं। वेयर एनी पर्सनस, कोई भी पर्सन, पर्सन मतलब कौन है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। ये नहीं है कि सेक्शन 56(2)(10) खाली सिर्फ एंड सिर्फ इंडिविजुअल या फिर एच के लिए। सेक्शन 56(2)(10) जो है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल के लिए भी है, जितने भी पर्सन है एच फर्म कंपनी सबके लिए एप्लीकेबल है। नाउ सपोज कोई भी पर्सन को क्या मिला, रिसीव्ड एनी गिफ्ट इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन, किसी से भी, कब का, 1 डे ऑफ अप्रैल 2017 के बाद, 1 डे ऑफ अप्रैल 2017 के बाद क्या हुआ, गिफ्ट मिला। ओके, तो क्या गिफ्ट मिला, एनी सम ऑफ मनी, मतलब पैसा, कैश गिफ्ट, आइदर चेक में, कैश में, वट एवर, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री में, ठीक है, एंड जिसका एग्रीगेट, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच, एग्रीगेट जब बोल दिया मतलब साल भर में तुमको जहाँ से भी मिला होगा कैश गिफ्ट, ठीक है, उसको एग्रीगेट करके चेक करो कि वो 50,000 से ज़्यादा है ना कम है, नॉट इंडिविजुअल गिफ्ट, सारा पूरा साल भर में जितने भी गिफ्ट मिला होगा, ठीक है, उस गिफ्ट को ऐड करके देखो क्या तुम्हारा 50,000 से ज़्यादा है ना कम है। अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तो होल अमाउंट ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सम विल बी टैक्स। सपोज एग्रीगेट वैल्यू था तुम्हारा 75,000 का, तुमको कैश गिफ्ट मिला, ओके, बट यही वाला सिचुएशन अगर हम दूसरा सब सिचुएशन था 45,000, अगर 45,000 था तो नील एग्जेम्प्ट, अगर 45 होगा तो नील एग्जेम्प्ट, देन की जरूरत नहीं। बट अगर सपोज 75 है तो तुम्हारा 50 को एक्सीड करते इन दैट इज होल अमाउंट, मतलब पूरा 75,000 विल बी टैक्सेबल, नॉट डिफरेंस, डिफरेंस नहीं, पूरा इंटायर अमाउंट, अंडरस्टूड। तो क्या है, किसी को भी अगर कैश गिफ्ट वगैरह मिला, ठीक है, एग्रीगेट वैल्यू उसका अगर 50,000 से क्रॉस करता है, एग्रीगेट, द वर्ड क्या है भाई, एग्रीगेट, नॉट इंडिविजुअल गिफ्ट, एग्रीगेट ऑफ ऑल गिफ्ट्स, कैश गिफ्ट्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल डायरेक्टली हम लोग देख लेते पहले। हाँ, उससे पहले ये पढ़ लेते पहले। हाँ, प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज, जो अभी सेक्शन 56(2)(10) किए हम लोग, शैल नॉट अप्लाई टू एनी सम ऑफ मनी और एनी प्रॉपर्टी, अगर मिला इस पर्पस में, ये पर्पस से मिला होगा तो अप्लाई नहीं होगा, 56(2)(10) नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 56(2)(10)
अट्रैक्ट नहीं होगा। क्या पर्पस है भाई? तुमको अगर कोई रिलेटिव से पैसा मिला तो सपोज तुम्हारा पापा तुमको गिफ्ट दे रहा, ऑब्वियसली तुम्हारा पढ़ने के लिए, पॉकेट मनी के लिए, घूमने फिरने के लिए, कुछ भी गिफ्ट दे रहा है। ओके, सिमिलरली दैट इज रिलेटिव। अब रिलेट दैट मीन्स रिलेटिव का डेफिनेशन आपको चेक करना ज़रूरी है। रिलेटिव से मिला तो तुम्हारा ये सेक्शन 56(2)(10) अट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके, दिस सेकेंड, ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, शादी में, ऑफ द इंडिविजुअल, अगर मैरिज में मिला, मैरिज शादी का फेस्टिवल में तुमको तुम्हारा ससुराल से कैश गिफ्ट मिला, फ्रेंड लोग आया कैश गिफ्ट दिए, गिफ्ट वाउचर दिए, वट एवर जो भी कैश गिफ्ट मिला, तो वो भी तुम्हारे लिए सेक्शन 56(2)(10) अट्रैक्ट नहीं करेगा, अदर सोर्स में नहीं आएगा। ओके, एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे मैरिज बोला है, नॉट मैरिज एनिवर्सरी। दैट मीन्स अगर तुमको मैरिज एनिवर्सरी में गिफ्ट मिला तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। यस, टैक्सेबल होगा, बिकॉज यहाँ पे जो नॉट अट्रैक्ट बोला है वो मैरिज बोला है, नॉट मैरिज एनिवर्सरी, याद रहे। तो मैरिज एनिवर्सरी अगर होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, बर्थडे पार्टी होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। तीसरा, अंडर अ विल बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, होता है ना, सपोज एक दादाजी का पास से पापा जी के पास ट्रांसफ़र हुआ, पापा के बाद उसका बेटा बेटी के पास ट्रांसफ़र हुआ, तो बाय ऑफ विल एक विल डीड इनहेरिटेंस मिला, तो ये ठीक है, अलाउ है। यहाँ पे तुम्हारा अदर सोर्स में, इनकम में नहीं आएगा, फाइन। फोर्थ, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर एज द केस में बी, जो पेयर था, जो कुछ भी तुम करा, उसको डेथ का पेस में कोई किसी को मिला, सपोज किसी का डेथ हुआ या उसका वजह से कोई कुछ डोनेशन दे रहा है, तो डेथ केस में अगर मिला होगा तो ठीक है, वो अलग बात है। फ्रॉम इन लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कुछ बेनिफिट तुमको मिल रहा है, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल से, या फिर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट से अगर तुमको पैसा मिल रहा है, तो वो भी सेक्शन 56(2)(10) में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें नहीं आएगा। ओके, 9, देखो सेक्शन 47 उस दिन हम लोग रीड किए थे, क्या था बोला? तो सेक्शन 47 एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, याद आ रहा है? अगर हम किसी को कैपिटल एसेट गिफ्ट करते हैं, क्या है? एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है। एमलगैमेशन, होल्डिंग, पार्टीशंस, उतना सारा केसेस था कैपिटल गेन चैप्टर में किए, तो वो सब ट्रांजेक्शन्स अगर है तो वो भी तुम्हारा यहाँ पे सेक्शन 56(2)(10) में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या क्या रीज़न है? नॉर्मली तुमको कैश मिला, कोई तुमको कैश गिफ्ट किया, कैश वर्ड जो हम बोल रहे हैं, कैश मीन्स तुम्हारा चेक में दे, एनईएफटी में दे, जिसमें जिसमें भी दे, ठीक है, कैश गिफ्ट मिला। अगर साल भर का कैश गिफ्ट का अमाउंट तुम्हारा एग्रीगेट अमाउंट 50,000 क्रॉस करता है, तो इंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट अगर ये कैश गिफ्ट तुमको रिसीव होता है किसी रिलेटिव से, मैरिज पर्पस में, अंडर अ विल, या फिर बाय इनहेरिटेंस, ठीक है, डेथ वाला किस केस में पेयर का, लोकल अथॉरिटी से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, हॉस्पिटल से, चैरिटेबल ट्रस्ट से, या फिर जो तुमको प्रॉपर्टी मिला, ये जो नॉट ओनली कैश गिफ्ट, ये कोई प्रॉपर्टी भी होगा तो इसी में फॉल करेगा। ठीक है, नॉट ओनली कैश गिफ्ट या एनी प्रॉपर्टी, सब में है। तो अगर सेक्शन 47 सपोज तुमको फ्लैट गिफ्ट किया था, ठीक है, तो सेक्शन 47 में एग्जाम्प्टेड ट्रांसफर था वो, उसके लिए तो तुम्हारे लिए ये तुम्हारा क्या होगा? इनकम में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा। अंडरस्टूड? तो अब हम लोग कुछ देखने पड़ेगा, तो सर रिलेटिव का डेफिनेशंस क्या है? तो सर व्हाट इज रिलेटिव, व्हाट डू मीन बाय रिलेटिव एज पर इनकम टैक्स एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट में रिलेटिव का डेफिनेशन क्या दिया गया है? ठीक है, इसका एक फ़ोटो भेजे होंगे, देखो उसको, तुम व्हाट्सअप करो तो पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसमें। स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस मतलब क्या होता है? हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। अगर हस्बैंड का तुम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहा, तो उसकी वाइफ का कर रहे तो उसका हस्बैंड, स्पाउस। हस्बैंड इसका वाइफ को दे रहा, वाइफ हस्बैंड को दे रहा, तो रिलेटिव का डेफिनेशन में आ जाएगा, तो अलाउ है उसके, सेक्शन 56(2)(10) अट्रैक्ट नहीं करेगा। दूसरा क्या है? इंडिविजुअल, सपोज तुम अपने बारे में सोचो, तुम इंडिविजुअल, तुम्हारी वाइफ, तुम अपना वाइफ, तुम्हारी वाइफ तुमको गिफ्ट कर रही है, या तुम्हारा लड़की लोग के लिए हस्बैंड, तुम्हारा हस्बैंड तुमको गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, इन दैट केस वो सेक्शन 56(2)(10) में नहीं आएगा, वो चाहे प्रॉपर्टी गिफ्ट करे या फिर कोई कैश गिफ्ट करे, वट एवर इट इज़। दूसरा कौन गिफ्ट कर रहा है तुमको? गिफ्ट या फिर गिफ्ट ऑफ एनीथिंग, गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी या गिफ्ट ऑफ मनी। ब्रदर और सिस्टर, तुम्हारा भाई या तुम्हारा सिस्टर, ठीक है, तुम्हारी सिस्टर गिफ्ट कर रही है, तो वो भी अट्रैक्ट नहीं होगा, 56(2)(10) में नहीं आएगा।
दूसरा, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस, साला साली जो हम लोग बोलते हैं, मेरा तो भाई बहन है प्लस मेरी जो वाइफ है, ठीक है, फिर हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए हस्बैंड का जो भाई बहन है वो भी तुम्हारा कुछ गिफ्ट वगैरह दिया होगा तो वो भी तुम्हारा सेक्शन 56(2) में अट्रैक्ट नहीं करेगा, अदर्स उसमें नहीं आएगा। तो इंडिविजुअल नहीं आएगा, ब्रदर सिस्टर इंडिविजुअल का भी नहीं आएगा एंड स्पाउस का भी नहीं आएगा। ओके, नहीं आएगा मतलब उन लोगों से अगर मिला तो रिलेटिव का डेफिनेशन में फॉल करता है, दैट इज नॉट टैक्सेबल, SIFOS, टैक्सेबल नहीं होगा। और कौन है रिलेटिव का डेफिनेशन में? ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स, मेरा पेरेंट्स का भाई बहन, दैट इज अंकल आंटी, तुम्हारा खुद का अंकल आंटी कुछ अगर तुमको गिफ्ट किया, ठीक है, तो वो भी तुम्हारा लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तुम्हारा उस आइदर ऑफ द पेरेंट्स बोला, ठीक है, अब उसका पेरेंट्स का कोई अगर तुमको गिफ्ट भाई बहन गिफ्ट किया तो वो भी तुम्हारा लिए क्या होगा? टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? कौन कौन कवर है? इंडिविजुअल का स्पाउस, इंडिविजुअल का ब्रदर सिस्टर, स्पाउस का ब्रदर सिस्टर, मेरा मम्मी पापा, मेरी वाइफ का मम्मी पापा, सब कवर है रिलेटिव का डेफिनेशन में। और एनी लीनियन एसेंडेंट या फिर लीनियन डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरा ऊपर ऊपर या फिर जो नीचे, मतलब मेरा नीचे मतलब मेरा मेरा खुद का चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का चिल्ड्रन, ये सब आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब मेरे ऊपर अगर कोई है तो मतलब मम्मी पापा, मेरे ऊपर कौन है? ऊपर मेरा मम्मी पापा है, तो वो भी तुम्हारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें लीनियर एसेंडेंट डिसेंडेंट, यहाँ पे तुम्हारा कौन आ जाएगा? बोलो, कहाँ लिखे? यहीं पे लिखते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ये सब तुम्हारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये तो मेरा तो था, प्लस इंडिविजुअल का भी पेरेंट्स इसमें आ जाएगा, लीनियर एसेंडेंट डिसेंडेंट वहाँ पे। और और यहाँ पे जो इन्वॉल्व है ये इसका स्पाउस भी कवर हो जाएगा। मैं 2 से लेके 4 तक में जो भी इंडिविजुअल है उसका स्पाउस भी ऑटोमेटिकली कवर है। ये रहा तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, ठीक है। और इसी को हम तो देखो, अब हम लोग रिलेटिव का जो डेफिनेशन था सेक्शन 56(2)(10) में जो उस मैथ से किए उसको थोड़ा समराइज करते हैं यहाँ पे इस फॉर्म में। देखो, फर्स्ट क्या है, इंडिविजुअल अगर है तो उसका अगर समझे इंडिविजुअल का कौन कौन तुम्हारा, उसका अपना फैमिली का ओन फैमिली, ये जो है उसका खुद का फैमिली का कौन कौन रिलेटिव में आएगा। अगर इंडिविजुअल हस्बैंड है तो हस्बैंड के लिए वाइफ, अगर इंडिविजुअल कोई फीमेल है तो उसके लिए उसका हस्बैंड, करेक्ट। ये मेल है तो उस वाइफ, फीमेल है तो उसका हस्बैंड, एक दूसरे में स्पाउस हुआ। उसके बाद मेरा भाई कवर है, मेरा बहन कवर है, मेरा मम्मी पापा दोनों कवर है। मम्मी पापा का ग्रैंड फादर एंड मेरा एक खुद का फैमिली को बोल रहे तो मेरा दादा दादी कवर है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, ठीक है। मेरा बेटा बेटी कवर, ये जो भी हुआ मेरा फैमिली का, ओके, मेरा फैमिली के ये लोग तो कवर है ही। अब दूसरा, इन लोग से रिलेटेड जो अदर फैमिली है उसका हम लोग बात कर रहे हैं। स्पाउस का फैमिली का कौन कौन कवर है? स्पाउस का ब्रदर कवर है, स्पाउस का सिस्टर कवर है, मतलब मेरी वाइफ का भाई कवर है, मेरी वाइफ का सिस्टर भी कवर है। अगर मेरा उससे भी अगर गिफ्ट मिला, सिस्टर से भी उसका हमको गिफ्ट मिला तो वो भी क्या होगा? टैक्सेबल नहीं होगा, रिलेटिव का डेफिनेशन में आता है। अब सिंस उसका ब्रदर सिस्टर कवर है तो उसका वाइफ, ब्रदर का वाइफ, सिस्टर का हस्बैंड ऑटोमेटिक कवर होगा बिकॉज ऑफ क्लॉज 7, बिकॉज ऑफ द क्लॉज 7, ठीक है। उसके बाद मेरा जैसा मम्मी पापा कवर है, सिमिलरली मेरी स्पाउस का मम्मी पापा, दैट इज मेरा सास ससुर भी कवर है, करेक्ट। फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ ऑफ स्पाउस, दैट इज तुम्हारा सास या तुम्हारा ससुर तुमको जो गिफ्ट दिया होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, इसीलिए तुम लोग इतना दहेज लेता है सब, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या है, जैसे कि मेरा दादा दादी कवर है, सिंस मेरा दादा दादी कवर है तो स्पाउस का भी तो दादा दादी कवर होना चाहिए। तो स्पाउस का दादा दादी, मेरा ग्रैंड फादर इन लॉ ग्रैंड मदर इन लॉ, तो वो भी तुम्हारा कवर है, करेक्ट। नेक्स्ट,
अब मेरा भाई कवर था, मेरा भाई अगर कवर हो तो उसका वाइफ तो ऑटोमेटिक कवर होगी बिकॉज ऑफ क्लॉज नंबर 7। मेरा बहन कवर थी तो उसका हस्बैंड ऑटोमेटिक कवर होगा बिकॉज ऑफ क्लॉज नंबर 7, क्लॉज नंबर 7, क्लॉज नंबर 7। ठीक है, और ये भी जो है क्लॉज नंबर 7 का वजह से हुआ, राइट। नेक्स्ट, पापा कवर है, सॉरी पापा कवर है तो पापा का जो भाई बहन, जिसको हम लोग काका काकी बोलते हैं, भाई है, पापा का भाई है तो काकी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। काका है ना, पापा का भाई कौन है, काका। ये है बहन, ये ब्रदर है, पापा का ये सिस्टर है, तो ये लोग कवर है तो उसका हस्बैंड भी कवर हो जाए क्लॉज नंबर 7 का वजह से। काका काकी फूई फूफा कवर है, ओके। उसके बाद ग्रैंड फादर तक ही है, उसके बाद वाला तुम्हारा नहीं जा रहा है, ठीक है। मम्मी है तो मम्मी का, जैसा कि तुम्हारा पापा का भाई बहन कवर था, उसका हस्बैंड लोग कवर था, सिमिलर मम्मी का भी भाई एंड बहन कवर है तो उसका भी स्पाउस लोग कवर है, क्लॉज नंबर 7, करेक्ट। पापा का भाई बहन कवर है तो मम्मी का भी भाई बहन कवर है और उसका स्पाउस लोग भी कवर है, ओके। सन कवर है तो सन का अगर बेटी हुई, डॉटर इन लॉ, तो वो भी कवर है। मेरा बेटा तो मेरा बेटी भी कवर है, डॉटर इन लॉ वो भी कवर है, ठीक है। अगर बेटी कवर है तो जमाई बाबू भी कवर है, सन इन लॉ भी कवर है, रिलेटिव का डेफिनेशन बिकॉज ऑफ द क्लॉज नंबर 7। अंडरस्टैंड, एकदम क्लैरिटी, बोलो। हाँ सर, पूरा क्लियर हो गया इस बार। ठीक है, डाउट था वहाँ पे पढ़ के, फिर से हम बता रहे। अब अगर हम लोग फिर से प्रोविजंस में अगर हम लोग जाएंगे, देखना क्या बोल रहे हैं वहाँ पे। प्रोविजंस को हम रीड करें, तुम लोग जैसे सुनो। प्रोविजन बोला स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, तो हम अगर है मेल तो मेरा स्पाउस मेरी वाइफ रिलेटिव है। दूसरा, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, तो मेरा भाई बहन कवर है, ओके। क्लॉज नंबर ये कौन था, क्लॉज नंबर 1। ये कौन था, क्लॉज नंबर 2। ये भी क्लॉज नंबर 2। ये 1 2 मतलब सीरियल नंबर, ये क्लॉज है, ओके। क्लॉज जो हम लोग पर रिलेटिव का डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, तो अब स्पाउस का ब्रदर एंड सिस्टर ये भी कवर है बिकॉज ऑफ क्लॉज नंबर 2, बिकॉज ऑफ क्लॉज नंबर 2, करेक्ट। फिर ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, तो मेरा मम्मी पापा, मेरा मम्मी पापा का ब्रदर सिस्टर, तो मेरा मम्मी एंड पापा, तो पापा का भाई बहन कवर है बिकॉज ऑफ द क्लॉज नंबर 3 4। क्लॉज नंबर 4, ब्रदर का भाई कवर है, ब्रदर का बहन भी कवर है। ब्रदर का बोले पापा का भाई कवर है, दैट इज काका। पापा की बहन दैट इज फुई, वो भी कवर है, क्लॉज नंबर 4। मम्मी का भी भाई कवर है, क्लॉज नंबर 4। मम्मी का भी बहन कवर है, क्लॉज नंबर 4, मामा एंड मासी, करेक्ट। मीनिंग समझ में आ रहा है एक्ट का। नेक्स्ट क्या है, एनी लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, तो मेरा ऊपर कौन है, क्लॉज नंबर ये हो जाएगा तुम्हारा 5। मेरा ऊपर पापा, मम्मी, उसका ऊपर ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंड मदर, उसके बाद तुम्हारा मेरा नीचे सन, उसका सन एंड डॉटर, सन एंड डॉटर। एक चीज देखो, सन का बेटा बेटी कवर नहीं है, डॉटर का बेटा बेटी कवर नहीं हो रहा है ना, पिछले पोता पोती कवर नहीं है सर। पोता पोती, मीनिंग क्या एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ पे लिखो, अच्छा वर्ड तुम बोला, दैट इज ग्रैंड चिल्ड्रेन, दैट इज ग्रैंड चिल्ड्रेन ही होना तुम्हारे लिए, ठीक है। ये तो तुम्हारा नहीं आ रहा है, पोता पोती, नाती नतनी वो भी कवर नहीं है, ठीक है, नॉट कवर। अब देखो ये सब बंदा का जो भी कवर हुआ वो उसका स्पाउस ऑटोमेटिक कवर है बिकॉज ऑफ द क्लॉज नंबर 7, ठीक है। मेरी स्पाउस का ब्रदर कवर था तो उसका वाइफ भी कवर होगी। मेरा स्पाउस का सिस्टर कवर था, उसका वाइफ भी कवर हो गया, उसका हस्बैंड भी कवर हो गया। मेरे स्पाउस का फादर इन लॉ मदर इन लॉ, तो वो तो बोल ही दिया था मेरा। उसके बाद मेरा ब्रदर का वाइफ था तो
मेरा ब्रदर का वाइफ ऑटोमेटिक उसी हिसाब से कवर होगी, मेरा सिस्टर का हस्बैंड कवर हो गया, मेरा जो अंकल था उसका वाइफ दैट इज़ काका काकी काकी कवर हो गई, मेरे जो फूई थी उसका हस्बैंड फुआ कवर हो गया, मेरे जो मामा था उसका वाइफ मामी कवर हो गई, मेरे जो मासी थी उसका हस्बैंड मौसा भी कवर हो गया, मेरा जो बेटा था उसका बहू डॉटर इन लॉ कवर हो गया, मेरी जो बेटी थी उसका हस्बैंड सन इन लॉ कवर हो गया। क्लॉज नंबर 7, अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। इसको नोट्स बना लेना। देखो कोई भी मैट परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो इंस्टीट्यूट का मैट हो चाहे कोई भी टीचर का रेफरेंस मैट हो, तो उसको परफेक्ट बनाने के लिए तुमको जॉट डाउन और भी एक्स्ट्रा। चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर वो नहीं कवर है, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर तक था, किसी का भी चिल्ड्रन नहीं कवर है तुम्हारा, किसी के भी चिल्ड्रन नहीं कवर है, ठीक है, डॉटर कवर है। चलो, जब डॉटर एंड उसका सन इन लॉ कवर है तो मेरी डॉटर भी कवर है, चलो सन इन लॉ कवर है। तो नेक्स्ट इस एग्जाम्पल में अब हम लोग आ जाते हैं, कैश गिफ्ट तुमको मिला, ओके, इस अलग अलग डेट पे एक पर्टिकुलर साल में मिला, कहाँ से मिला, दोस्त से मिला, बर्थडे पे मिला, तो बताओ कैलकुलेशन में आएगा कि नहीं आएगा, काउंट टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, डिपेंड करता है 50,000 क्रॉस हो रहा है कि नहीं, तो कैलकुलेशन में आएगा कि नहीं आएगा, ये 40,000 आएगा, बिकॉज फ्रेंड से मिला, फ्रेंड से मिला नॉट रिलेटिव, फ्रेंड से मिला, फ्रेंड जो है रिलेटिव नहीं है, और वो भी बर्थडे में मिला भाई, मैरिज नहीं है, मैरिज में मिलता तो अलग बात होता, तो ये काउंटिंग में आएगा। दूसरा किससे मिला, फादर्स ब्रदर, पापा का भाई से मिला, नहीं पापा का भाई का स्पाउस क्या रिलेटिव है, यस, पापा का भाई अगर कवर है उसका स्पाउस भी कवर है, रिलेटिव है, तो इस केस में एग्जेम्प्ट है, करेक्ट। दूसरा फ्रेंड से मिला ऑन दी ऑकेजन ऑफ मैरिज, शादी में कुछ भी मिले सब कुछ एग्जेम्प्ट है भाई, ले लो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। सर थ्रेशोल्ड लिमिट उसमें नहीं देखते हैं? नहीं, काउंटिंग में नहीं आएगा तुम्हारा, काउंटिंग में ही नहीं आएगा वो, तो एग्जेम्प्ट है वो, ठीक है, काउंटिंग में वही आएगा ना जो अदर जो कवर नहीं है तुम्हारा, एग्जाम नहीं है, कवर नहीं है, रिलेटिव में अदर के एग्जाम नहीं है, तो वो तुम्हारा काउंटिंग में आएगा। अब चेक करना है 50,000 क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब कहाँ से मिला, फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिला, स्कॉलरशिप मिला, तो वो भी तुम्हारा क्या एग्जाम्प्ट होगा, एग्जाम्प्ट है। किससे मिला, मिस्टर सी से मिला, मिस्टर सी तो भाई रिलेटिव नहीं है, मिस्टर सी इज नॉट रिलेटिव, मिस्टर सी जो है वो रिलेटिव नहीं है, ठीक है, तो ये काउंटिंग में आएगा, तो टोटल मिलाया कितना आ गया, 57,000 हो गया, टोटल मिलाया कितना हुआ 57,000, तो बताओ क्या टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, होगा, कितना 7,000 ना 57,000, बोला है कि अगर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द कैश गिफ्ट रिसीव अदर देन जो एग्जेम्प्ट वाला क्राइटेरिया है 50,000 से ऊपर है, तो इंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल, दैट इज पूरा 57 होल अमाउंट दैट इज 57,000 विल बी टैक्सेबल, ठीक है, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 50,000 है, तो सो एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, समझ में आया एग्जाम्पल से। ओके, कोई डाउट है इस एग्जाम्पल को लेकर, तो कैश गिफ्ट अगर मिला तो पहले चेक करना है कि कैश गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिला है तो ठीक है एग्जेम्प्ट है, मैरिज में मिला स्कॉलरशिप वाला है डेथ वाला वो सब केस है तो ठीक है एग्जेम्प्ट है, ओके, बट अगर अदर देन रिलेटिव से है और वो सब पर्पस नहीं कुछ और है तो तुम्हारा टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, डिपेंड करता है कि टोटल एग्रीगेट वैल्यू अगर 50,000 क्रॉस कर जाता है तो इंटायर अमाउंट, इंटायर होल अमाउंट, होल अमाउंट, होल अमाउंट, होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल, ठीक है, एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एग्जाम वाला को छोड़कर। चलो ফার্স্ট পয়েন্ট তুমি স্যার যদি ওটা সেকেন্ড ম্যারেজ হয় তাহলে এক্সেপ্ট হবে? কি পেরেন্টস, মানে যদি কেউ তো মানে দুবার বিয়ে করেও থাকে, তো যদি সেটা সেকেন্ড টাইম হয় তাহলে সেটা এক্সেপ্ট হবে? कोर्ट के हिसाब से अगर मम्मी पापा है तो अलाउ होना चाहिए, बट दो पेरेंट नहीं तब एक पेरेंट काउंट करेगा, ठीक है, सर स्टेप वाले केस में क्या होगा, सौतेला वाला केस में? कोई एक पेरेंट को काउंट करेगा ना, पेरेंट्स मतलब एज पर कोर्ट का हिसाब से पेरेंट्स कौन है, अगर पेरेंट्स अडॉप्ट कर लेता कोई किसी को
तो क्या होता है, पेरेंट होता है ना। तो सिमिलरली सौतेला भी अगर हुआ तो अगर दिखा रहा कि हम ही उसका पेरेंट्स में बेटा बेटी है, तो उस केस में कोई भी एक, दो को नहीं होगा, कोई भी एक कंट्री में तुमको दिखाने पड़ेगा, वन पेरेंट विल बी काउंट। सपोज एक 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 सपोज किसी का पापा का दो शादी है, ठीक है, अब वो भी वाइफ है ये भी वाइफ है, तो वो भी मेरी मम्मी है ये भी मेरा मम्मी है, हम किसको काउंट करें? तुमको इनकम टैक्स में डिक्लेरेशन जब देता है मम्मी, तो मम्मी तो एक ही डिक्लेयर करेगा, तुम जिसको डिक्लेयर करेगा वही तुम्हारा पेरेंट काउंट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो था हम लोगों का कैश गिफ्ट वाला क्लियर हो गया, ठीक है। तो समराइज करके बोलो, कैश गिफ्ट क्या, सिंपली कैश गिफ्ट मिला तो हमको चेक करना है कि भाई रिलेटिव से मिला तो एग्जेम्प्ट है, वो सब पर्पस मैरिज, एडुकेशन, स्कॉलरशिप्स, ठीक है, डेथ, विल, ये सब में मिला तो एग्जेम्प्ट है। इसको चाहिए बाकी केसेस में जो भी मिला होगा तो भाई काउंटिंग करेंगे, अगर टोटल वैल्यू 50 से एक्सीड करे तो इंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल, नॉट डिफरेंस, इंटायर अमाउंट, द फोकस ऑन इंटायर अमाउंट, ठीक है। अब आए थे सर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का बात कर रहा है, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग का बात कर रहा, ओके। अगर तुमको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला तो इसका दो ऑप्शन हो सकता है, एक कोई तुमको गिफ्ट किया, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन मिला, दैट इज गिफ्ट हुआ। कोई तुमको अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह गिफ्ट करता है, तो क्या होगा? तो एक बात बताओ, जो तुमको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है क्या उसको कोई टैक्स देने का जरूरत पड़ता है? जो गिफ्ट दे रहा है उसको टैक्स देने का जरूरत पड़ता है? यस एंड नो, फास्ट। नो, बिकॉज एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, गिफ्ट इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर अंडर कैपिटल गेन। तो कोई अगर किसी को कोई कैपिटल ऐसे ट्रांसफर करता है कि ऑल दो ट्रांसफर है बट इट इज एग्जेम्प्टेड, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, किसके हाथ में? जो ट्रांसफर किया, बट जो रिसीव किया उसका। हम तुम लोग बोले थे ना, हम तुम लोग को बोले थे ना कि देखो इनकम टैक्स इतना भी तुम्हारे लिए ये नहीं कि भाई छोड़ देगा तुमको फ्री में, तुम सामने वाला तुमको जब गिफ्ट किया, सामने वाला को कुछ नहीं बोला, इनकम टैक्स बोला अच्छा बेटा तुम जिसको गिफ्ट करा हम उसको पकड़ेंगे, उसका तो इनकम हो रहा, कोई भी चीज़ तुमको फ्री में मिल रहा है। अगर ये चीज़ रिलेटिव से मिलता, अगर ये चीज़ गिफ्ट, अगर दिस गिफ्ट इज फ्रॉम रिलेटिव देन ओके, और स्पेशल ओकेशंस दैट इज मैरिज, विल, ये सब केसेस तो ओके एग्जेम्प्ट होता, ठीक है। जो अभी पढ़े हम लोग रिलेटिव से मिलेगा, ये है ना यहाँ पे, ये सब केसेस में मिलेगा तो भाई ठीक है, वो चाहे मनी मिले या कोई प्रॉपर्टी मिले सब तुम्हारे लिए एग्जेम्प्ट, रिलेटिव से मिल रहा है, मैरिज में मिल रहा है, विल, डेथ, लोकल अथॉरिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है, तो ये सब तुमको मिल रहा है, एग्जेम्प्टेड है। तो कोई अगर तुमको जो गिफ्ट दिया था वो अगर रिलेटिव है तो तुम्हारे लिए एग्जेम्प्टेड था, फाइन। बट अगर बट अगर किसी और चीज़ किसी से मिलता है, अदर ऑकेशन में मिलता है, तब एग्जेम्प्ट होगा कि नहीं होगा डिपेंड करता है। तो सबसे पहले चेक करने पड़ेगा सिचुएशन क्या है, विद कंसिडरेशन है ना विदाउट कंसिडरेशन, तो तुम देखिएगा विदाउट कंसिडरेशन है, तो वहाँ पे आई हैव टू चेक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो वहाँ पे तुम या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा भैया कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इस प्रॉपर्टी का क्या है, क्या 50,000 से ज़्यादा है ना कम है। अगर इस प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होता है तो इन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी विल बी द इनकम फ्रॉम, विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, IFOS बोल के टैक्सेबल होगा। विच पूरा नहीं, डिफरेंस देखो यहाँ पे एक वर्ड है, विच एक्सीड्स द 50,000, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एक्सीड्स 50,000, जो कि ना 50,000 को तुम्हारा एक्सीड करता है, ठीक है, देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल। देखो इसको हम समरी से समझाते हैं। अच्छा कहाँ गया बोला फोटो, ये रहा तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहीं से बेस्ट समझ में आएगा। यह है आईपी। आईपी में क्या है, विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है, तो हम चेक करें क्या जो प्रॉपर्टी मिला है लैंड और बिल्डिंग उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 क्रॉस करता है तो इंटायर होल SDV विल बी टैक्सेबल। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 से कम है उसका तो नथिंग इज टैक्सेबल, बट अगर उस प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो इंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टैक्सेबल।
यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रॉपर्टी देखेंगे कि साल भर में जितना प्रॉपर्टी मिला हुआ होगा उस सबको मिला कर देखेंगे। एग्रीगेट देखना है ना इंडिविजुअल देखना है, बताओ तो। सर एग्रीगेट है क्या? नो, यहाँ पे इंडिविजुअल। तो एग्रीगेट, यही तो इनकम टैक्स का मजा है। एग्रीगेट वर्ड कहाँ यूज किया था? कैश गिफ्ट का केस में। देखो एक्ट समझना, पढ़ना अच्छे से पड़ेगा ना। देखो कहाँ गया, देखो भाई यहाँ पे जो है क्या बोला था, अगर सम ऑफ मनी मिल रहा तुमको, ये सिचुएशन था कैश गिफ्ट का था, ये सिचुएशन था कैश गिफ्ट का। तो बोला अगर सम ऑफ मनी मिल रहा है विदाउट कंसिडरेशन, तो एग्रीगेट वैल्यू मतलब पूरा साल भर में जो मिला है सबको मिलाकर, एग्जाम वाला केस को छोड़कर, ठीक है। एग्रीगेट में जो करे अदर देन एग्जेम्प्टेड वाला केस को छोड़कर। बट यहाँ पे जब बोला है, यहाँ पे कहीं एग्रीगेट वैल्यू बोला है? देखो अगर तुमको एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला विदाउट कंसिडर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिसका 50 से ज़्यादा है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल एज, इट विल बी टैक्सेबल एज IFOS। तो यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे चेक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, चेक फॉर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वाइज। अगर साल भर में ऐसा 10 प्रॉपर्टी मिला, 10 का अलग अलग चेक करना है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वाइज, नॉट एग्रीगेट, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी चेक करेंगे। सपोज तुमको बहुत कोई तुमको फ्रेंड भी गिफ्ट किया, शादी हुआ, तुम्हारा सास ससुर से मिला, मम्मी पापा से मिला, फ्रेंड से मिला, कंपनी से मिला, बहुत कुछ गिफ्ट मिला, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला, 6-7 फ्लैट मिल गया। तो आप अगर रिलेटिव वाला मिला तो एग्जेम्प्ट है, शादी पर्पज से मिला तो एग्जेम्प्ट है, दूसरा कोई पर्पज से मिला या नॉन रिलेटिव से मिला तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। डिपेंड करता है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, 50,000 से ज़्यादा है ना कम है। अगर 50,000 से ज़्यादा होता तो इंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टैक्सेबल, अगर 50,000 से कम है तो नथिंग इज टैक्सेबल। अंडरस्टूड? अब बोले सर फॉर अ कंसिडरेशन हो तो क्या होगा? देखो पहले इससे पढ़ते हैं। फॉर अ कंसिडरेशन, तो विदाउट कंसिडरेशन वाला समझ में आ गया। अब फॉर अ कंसिडरेशन मतलब पैसा दे के लिए हैं हम, तुम पैसा दे के परचेस की हो बट कम पैसा दिए हो, बट यू हैव गिवन लेसर अमाउंट कंपेयर टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। जब भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात आएगा तब क्या वर्ड आना चाहिए? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। याद है कैपिटल गेन में भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक करे थे, यहाँ पे भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो तुमको चेक करा तुम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पैसा दिए हो ना ज़्यादा पैसा दिए हो। अगर यू हैव पेड लेसर अमाउंट देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तभी क्वेश्चन आता है लोअर कंसिडरेशन, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन द कंसिडरेशन यू हैव पेड। तब जाके सेक्शन 56 टू अट्रैक्ट करेगा, बोलेगा भाई चेक करो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन के बीच का डिफरेंस कितना है। तो हम डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले, डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन। उसके बाद हमको देखना है कि जो डिफरेंस क्या 50,000 या फिर जो मेरा कंसिडरेशन है उसका 10%, इन दोनों में से जो हायर था उसको एक्सीड कर रहा है या नहीं। तो ये जो डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस क्या चीज़ को एक्सीड करेगा? 50,000 रुपया या फिर 10% ऑफ द कंसिडरेशन पेड हुई मेरे हायर में से जो भी है उसको अगर डिफरेंस एक्सीड करता है देन द डिफरेंस विल बी द टैक्सेबल, द इंटायर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल, इंटायर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। ठीक है, इसको अच्छे से जॉट डाउन कर लेना बुक में लेफ्ट साइड में जहाँ पे भी जगह होगा, या फिर जगह नहीं है तो एक वाइट पेपर में कॉपी करके चिपका देना बुक में, ठीक है, पेस्ट कर देना। तो अगर लोअर कंसिडरेशन है, कम प्राइस में तुम परचेस किए हो कंपेयर टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो तुमको इनकम में देने लगे, तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा कितना? डिफरेंस अमाउंट तभी आएगा अगर ये डिफरेंस अगर 50,000 से कम है तो नो प्रॉब्लम, या फिर 50,000 या फिर कंसिडरेशन 10% व्हिच एवर इज हायर, उसमें से जो अगर कम है तो नो प्रॉब्लम, ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। कितना टैक्सेबल होगा? डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन, वो जो डिफरेंस है दैट विल बी द टैक्सेबल। अंडरस्टैंड? यही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बोला अगर फॉर अ कंसिडरेशन लिए है व्हिच इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दैट इज कंसिडरेशन जो है इट इज लेस देन एसडीवी, और उल्टा एसडीवी इज ग्रेटर देन कंसिडरेशन, देन सच प्रॉपर्टी एज एक्सीड्स, एक्सीड मतलब दैट इज डिफरेंस बिटवीन
एसडीपी माइनस कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है ये अगर एक्सीड करता है किसको, इसको, इफ द अमाउंट ऑफ सच एक्सेस इज मोर देन द हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, क्या चीज का, 50,000 रुपया या फिर 10% ऑफ द कंसिडरेशन पेड, इन दोनों में से जो हायर है, ठीक है, ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस अगर इससे भी ज़्यादा है तब जाके दिस डिफरेंस विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। समझ में आया? अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, अब भाई आ जाते हैं एग्जाम्पल में। बिना एग्जाम्पल के तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो लेट्स दिस, ये रहा तुम्हारा एग्जाम्पल, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये भी सेक्शन 56(2)(10), एक था कैश गिफ्ट वाला, समझ में आ गया। अब है तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या है, बिल्डिंग तुमको गिफ्ट किया, कौन गिफ्ट किया, जो भी है, नॉन रिलेटिव, रिलेटिव्स देखते हैं फर्स्ट केस में, अदर देन रिलेटिव है। तो जो गिफ्ट किया तुमको फ्री में मिला, उसका तुमको चेक क्या करना है, यू हैव टू चेक द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इंडिविजुअली। तुमको चेक करना है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है ना कम है। यहाँ पे तो जस्ट 50,000 तक है, यहाँ पे नील, यहाँ पे टैक्स नहीं देने का जरूरत है, बिकॉज इट इज इक्वल टू 50, नॉट ग्रेटर देन दिस। दूसरा जो मिला वहाँ पे, ये तुम्हारा इररिलेवेंट हो गया ना, जब तुमको गिफ्ट मिला तुम्हारे लिए कॉस्ट तो नील है, तुमको तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक करना है। अब हमको चेक करना है कि भाई मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 88,000, इट इज मोर देन 50,000, तो इंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टैक्सेबल। ये कौन सा वाला केस बता रहे बोलो तो, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन वाला बता रहे, विदाउट कंसिडरेशन। क्या रूल्स है विदाउट कंसिडरेशन? गिफ्ट में अगर मिला तो चेक करना है इंडिविजुअली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 से कम है ना ज़्यादा। अगर 50 से कम है तो कोई बात नहीं, नथिंग इज टैक्सेबल। 50 से ज़्यादा है तो इंटायर एसडीवी विल बी टैक्सेबल। दूसरा यहाँ पे मिला, किससे मिला, फादर्स ब्रदर, कौन है, रिलेटिव है, तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा बिकॉज रिलेटिव से मिल रहा है। तीसरा यहाँ पे क्या है, हमको मिला गिफ्ट, बट वो क्या है, आई हैव होल्ड इट एज एन स्टॉक इन ट्रेड, तो ये क्या है, स्टॉक इन ट्रेड का हिसाब तरह से हम ट्रीट करें, क्या ये मेरे लिए टैक्सेबल होगा? नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे क्या बोला है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है भाई, ये कैपिटल एसेट होना चाहिए। जो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में पढ़े थे, तो अगर तुम कोई कैपिटल एसेट तुमको मिला बट इट इज़ एज स्टॉक, सपोज हम बिजनेस करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हम बेचने का ही, ठीक है, अब वही हमको कुछ गिफ्ट में दिया है, तो आई हैव टू ट्रीटेड एज एन स्टॉक इन ट्रेड, तो वो मेरे लिए नहीं आएगा बिकॉज इट नॉट अ कैपिटल एसेट। समझ में आया? तो गिफ्ट अगर तुमको मिला हुआ रिलेटिव से तो टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद गिफ्ट अगर मिला होगा तुम्हारा मैरिज पर्पस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। विल केस, विल बाय इनहेरिटेंस मिला तो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है, ठीक है, गिफ्ट मिला तो तब रिलेटिव से मिला तो नहीं होगा, दूसरा किसी मिलेगा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को चेक करने पड़ेगा। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरा 50,000 से ज़्यादा आ रहा है तो टैक्सेबल होगा इंटायर एसडीवी, नॉट डिफरेंस, इंटायर एसडीवी, ठीक है। अगर कम आ रहा है तो नथिंग इज टैक्सेबल, सिंपल। ये भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वाइज चेक करना है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वाइज चेक करना है, ओके। चलो अब आया थे सर, विथ कंसिडरेशन, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लोअर कंसिडरेशन। इसका रूल्स क्या था, हमको चेक करना है जो परचेज प्राइस ये था, ये हम पेमेंट किए, दैट इज द कंसिडरेशन पेड, बट ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो देखो सब केस में तो कुछ चेक करने पर, अगर तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इफ एस डी बी इज ग्रेटर देन कंसिडरेशन तब चेक करना है। तो फर्स्ट केस में देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन, ये जो है एस डी बी, यहाँ पे क्या है, एस डी बी इज ग्रेटर देन कंसिडरेशन, ओके। तब क्या करने पड़ेगा बोलो, दोनों का डिफरेंस निकालो। तो हम दोनों का डिफरेंस निकाला है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 5,00,000, करेक्ट। तो सबसे पहले चीज चेक करें कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो तुम एक काम करो, तुम डिफरेंस निकालो। अब डिफरेंस जो है किससे ज़्यादा है कि 50,000, या फिर मेरा जो एक कंसिडरेशन पेड था इसका 10%, दैट इज 10,00,000 का 10% कितना होता है, 1,00,000। हुई एवर इज हायर, इन दोनों में से हायर कौन होता है, 1,00,000। अब हमको डिफरेंस, दैट इज ये डिफरेंस जो है 1,00,000 से ज़्यादा ही है, तो इंटायर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
अंडरस्टूड? फिर से बता रहे, देखो तुमको लैंड है कोलकाता में, इमूवेबल प्रॉपर्टी तुम परचेस किया, गिफ्ट में नहीं, लोअर कंसिडरेशन देके तुम परचेस की, दैट इज सस्ता में कंपेयर टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो हमको चेक करना है दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस निकाले, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड। अब देखना है ये डिफरेंस किससे ज़्यादा होने से टैक्सेबल होगा, अगर 50,000 या फिर जो हम कंसिडरेशन पेड किए उसका 10%, 1 लाख, दोनों में से हायर कौन है, 1 लाख, 1 लाख से भी ज़्यादा है तब इंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, कोई डाउट ऑनलाइन? नहीं सर। बट यही प्रॉपर्टी अगर तुमको रिलेटिव से मिलता एग्जेम्प्ट हो जाता, शादी में मिलता, मैरिज में मिलता तो एग्जेम्प्ट हो जाता। ठीक है, वो क्या होता, वो तब ये सिनारियो नहीं, तब वो ये सिनारियो होता, क्या बोलते, गिफ्ट हो जाता, ये सिनारियो आता। लोअर कंसिडरेशन मतलब तुम तो पैसा दे के पेमेंट कर रहे। चलो दूसरा क्या, कॉमर्शियल बिल्डिंग मिला हेड सॉरी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड है तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो सर यहाँ पे आएगा नहीं 56(2) सबसेक्शन 10 में, सब क्लॉज 10 में। तीसरा, तुमको परचेस किया एक रेसिडेंशियल हाउस मुंबई में, कहाँ से लिए भाई, रिलेटिव से लिए, तो रिलेटिव से लेते हैं तो सस्ता में हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो एग्जेम्प्ट होगा यहाँ पे, किससे ले रहे हैं हम, रिलेटिव से ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, लैंड लिया बेंगलोर में, उसका परचेस प्राइस है 15 लाख, हम ले रहे इसमें, तो डिफरेंस कितना है, जस्ट 50,000। तो ये जो डिफरेंस है 50,000 या फिर 10% ऑफ 15 लाख, 1.5 लाख कुछ भी हायर, 1,50,000, तो इससे कम है ना ज़्यादा है, इससे कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, टैक्स लगेगा नील। ठीक है, अब एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया तुमको परचेस किया 10 लाख का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तुम 5 लाख में, क्या ये होगा, बोलो? रूरल इंडिया में तो नहीं होगा सर, बिकॉज ये तुम्हारा कैपिटल एसेट है, तो कैपिटल एसेट होगा तो ये भी तुम्हारा नील हो जाएगा, बिकॉज कैपिटल एसेट नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट होना जरूरी है। अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो वहाँ पे तुम्हारा सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज 10 अट्रैक्ट ही नहीं करता। ओके, मजा आ रहा ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चलो उसके बाद क्या, वैकेंट लैंड है कोलकाता में, भाई कोलकाता में लैंड है, वो तो एक कैपिटल एसेट है, ये तो कैपिटल एसेट है। ठीक है, अब क्या बोला, 50% पेड इन एडवांस। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन याद होगा सेक्शन 50C, दो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो कौन सा डेट का हम लोग लेते हैं, डेट ऑफ एग्रीमेंट, प्रोवाइडेड एडवांस मिला होगा, यस एडवांस मिला है तो हम 12 लाख के साथ कंपेयर करें ना 15 लाख के साथ कंपेयर करेंगे, 12 लाख के साथ 12 लाख के साथ कंपेयर करेंगे, बिकॉज दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का दो है, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला तुमको दिया जाएगा बेनिफिट अगर तुम एडवांस वगैरह पेमेंट कर दो तो यहाँ पे किए हैं, तो यहाँ पे हम कंपेयर करें 10 लाख वर्सेस 12 लाख, डिफरेंस कितना, 2 लाख। अब ये जो डिफरेंस है 50,000 या फिर 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख, कुछ एवर इज हायर से ज़्यादा है, तो 2 लाख जो है मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। एकदम क्लियर? हाँ सर। कोई डाउट हो तो अभी भी पूछो भाई। तो फिर से देखो एग्जांपल से बताया, कैश गिफ्ट का रूल्स क्या है, कैश गिफ्ट मिला तो चाहे कैश गिफ्ट हो चाहे एनी प्रॉपर्टी गिफ्ट हो, रिलेटिव से मिला तो एग्जेम्प्ट है, और वो स्पेशल ओकेशन में मिला लाइक मैरिज, अंडर अ विल या फिर इनहेरिटेंस, डेथ, लोकल अथॉरिटी, तो एग्जेम्प्ट है। बट किसी और अगर रीज़न है, नॉन रिलेटिव से मिला तो तुम्हारे लिए टैक्सेबल है, डिपेंड करता है। अगर कैश गिफ्ट है तो तुम चेक करो कि एग्रीगेट साल भर में जो तुमको कैश गिफ्ट मिला, ठीक है, वो क्या 50,000 से ज़्यादा है, अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तो इंटायर अमाउंट एग्जाम वाला को छोड़ कर, ओके, विल बी एग्रीगेट वैल्यू विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, करेक्ट। यहाँ पे तो देखना है कौन सा तुम्हारा कैलकुलेशन है, उसको लिखना है, जो कैलकुलेशन में एग्जेम्प्ट होगा उसको नहीं लिखना है, नील लिखना है, नील एग्जेम्प्ट। दूसरा, अगर क्वेश्चन में इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका दो सिनेरियो हो सकता है, गिफ्ट मिल सकता है या फिर तुम सस्ते में परचेस किए होगे, तुम आइदर गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन या फिर विद कंसिडरेशन। तो अगर विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट मिला होगा तो सेम रिलेटिव वगैरह से मिला, और उस स्पेशल ओकेशन मैरिज वगैरह जो है, विल, वो सब केस में तो एग्जेम्प्ट है। बट अदर केसेस में है तो क्या होगा, चेक करें इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से कम है ना ज़्यादा है।
अगर एस डी बी 50,000 से कम है तो नथिंग इज टैक्सेबल, 50,000 से ज़्यादा है तो इंटायर एस डी बी अमाउंट विल बी टैक्सेबल। करेक्ट। याद रहे यहाँ जो भी एसेट का बात करें कैपिटल एसेट, तो कोई भी एसेट अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो यहाँ पे अट्रैक्ट ही नहीं करें 56(2)(10). दूसरा विथ कंसिडरेशन में जो लोअर कंसिडरेशन क्या था बोला था भाई, डिफरेंस अगर जो है इस एस डी बी दैट इज अगर तुम्हारा कंसिडरेशन इज लोअर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दैट इज योर स्टैम्प दैट द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मोर देन कंसिडरेशन, तो दोनों का डिफरेंस निकालो। नाउ यू चेक वेदर इट एक्सीड्स 50,000 या फिर 10% ऑफ द कंसिडरेशन पेड व्हिचएवर इज हायर का, अगर एक्सीड करता है तो इंटायर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। ठीक है, कम है तो नथिंग इज टैक्सेबल। बस देखो ये तुम्हारा समरी। कोई डाउट? कैश गिफ्ट का केस में क्या है, मोर देन एग्जाम से पहले अगर सुबह में दिखना है बस ये समरी देख के चले जाओ, डिटेल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। रिलेटिव का डेफिनेशन एक बार चेक कर लो, समरी देख लो, काफ़ी मोर देन इनफ। तो कैश गिफ्ट 50 से ज़्यादा अगर है एग्रीगेट में तो टैक्सेबल होगा, कम है तो नथिंग इज टैक्सेबल। आईपी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है लैंड एंड बिल्डिंग गिफ्ट में मिल रहा है विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट में मिल रहा है, अगर उसकी यू हैव टू चेक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो होल्ड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी टैक्सेबल। अगर विथ कंसिडरेशन मिला लोअर कंसिडरेशन दैट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन कंसिडरेशन पेड, दोनों का डिफरेंस निकालना है, चेक करना है कि 50,000 या फिर 10% ऑफ द कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर क्या एक्सीड कर रहा है, अगर एक्सीड कर रहा हो तो डिफरेंस विल बी टैक्सेबल, अगर नहीं एक्सीड कर रहा तो टैक्सेबल नहीं होगा। खत्म। व्हाट माई पॉइंट? इनमें भी अगर रिलेटिव से मिला तो एग्जेम्प्ट है, वो स्पेशल ओकेशंस वगैरह जो है मैरिज डेथ विल ये सब केसेस में अगर है तो एग्जेम्प्ट है। अब आए थे सर बाकी प्रॉपर्टी अदर जो कैपिटल एसेट उसका केस में, तो बोल रहा हूँ वहाँ पे तुम एक काम करो, चेक करो विदाउट कंसिडरेशन है दैट इज फ्री, गिफ्ट है ना क्या है, अगर गिफ्ट मिलता है विदाउट कंसिडरेशन तो ये तुम चेक करो यहाँ पे एग्रीगेट है, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है। तो इस टाइप का जितना भी तुम्हारा प्रॉपर्टी मिला होगा साल भर में तुम उसको ऐड करके देखो कि एग्रीगेट वैल्यू, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, कैपिटल एस अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होता तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है फेयर मार्केट वैल्यू चेक करना है। तो हमको चेक करना है कि एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी क्या 50,000 क्रॉस कर रहा है, यस और नो। अगर 50,000 क्रॉस नहीं कर रहा तो नथिंग इज टैक्सेबल, अगर 50,000 क्रॉस कर रहा तो इंटायर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल। ओके, यहाँ पे एग्रीगेट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या था इंडिविजुअल था, कैश गिफ्ट में क्या था एग्रीगेट था, और अदर प्रॉपर्टी में क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीगेट है। ओके, अब अगर सपोज तुम थोड़ा बहुत ही पेमेंट की हो दैट इज लोअर कंसिडरेशन देके तुम अगर परचेस किए हो तो वहाँ पे चेक करेगा कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू से तुम कम प्राइस पे किया है, तो डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन निकालो और देखो ये डिफरेंस अगर 50,000 से कम है ना ज़्यादा है, अगर 50,000 से ज़्यादा है तो इंटायर डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन विल बी टैक्सेबल, अगर ये डिफरेंस 50,000 से कम है तो नथिंग इज टैक्सेबल। फिर से बता रहे हैं जो बाकी जो तुम्हारा मूवेबल प्रॉपर्टी है तो गिफ्ट वाला केस अगर होगा तो हमको एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऐड करके चेक करना है कि 50 क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा, 50 क्रॉस किया तो इंटायर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल एज IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कम है तो नथिंग इज टैक्सेबल। अगर लोअर कंसिडरेशन है तो चेक करना है फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन के बीच का गैप कितना है, 50 से ज़्यादा है तो इंटायर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल एज IFOS। खत्म। आ जाते हैं बुक में। अब आ जाओ गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या रूल्स है गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का? भाई चेक करो, तुमको सपोज शेयर्स मिला तो शेयर्स जो है स्टॉक इन ट्रेड का तरह यहाँ पे बोल दिया है तो क्या है कैपिटल एसेट नहीं है, तो यहाँ पे सेक्शन 56(2)(10) अट्रैक्ट नहीं करेगा। बट फर्नीचर मिला, फर्नीचर क्या पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, तो ये भी तुम्हारा कैपिटल एसेट नहीं है तो नील। ज्वेलरी मिला, ज्वेलरी कैपिटल एसेट है बट ये रिलेटिव से मिला तो क्या होगा एग्जेम्प्ट। दूसरा ज्वेलरी मिला ये तो काउंट होगा, रिलेटिव से नहीं मिला तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम क्या करेंगे दोनों यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू जस्ट हम लिखेंगे। मेरा रिलेवेंट क्या है बस फेयर मार्केट वैल्यू हमको चेक करना है, तो फेयर मार्केट वैल्यू हम चेक करेंगे 35 लिखो, ऐड करके देखना है 50 क्रॉस करा है कि नहीं। ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स गिफ्ट मिला हमको 40,000 का वैल्यू है तो वो भी तुम्हारा आएगा। इंडिविजुअल नहीं एग्रीगेट ऐड करके देखो, इंडिविजुअली कम हो सकता है 50 से। बुलियन 60,000 है ये भी कैपिटल एसेट तो ये ऐड करके देखो। कार पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है कैपिटल एसेट नहीं है तो ये नहीं आएगा, तो टोटल 35, 40, 60, 1,35,000
तो ये जो 1,35,000 का तुमको मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिला, ये सब कुछ छोड़ के एग्जाम्प्ट वाला नॉट अ कैपिटल एसेट को छोड़ के, तो इंटायर ये जो 1,35,000 इट इज मोर देन 50,000, तो बताओ टैक्सेबल कितना होगा, डिफरेंस या फिर इंटायर 1,35,000? तो पूरा 1,35,000 विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझ में आया? तो Yes, sir. अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो हमको इंडिविजुअली चेक करना है कि भाई रिलेटिव से मिला, एग्जाम्पल वाला केस है, कैपिटल ऐसे नहीं है तो लिखना नहीं है नील, ठीक है, बट अदर केस अगर है तो काउंट लिखो। अब लास्ट में जाकर चेक करो साला पूरा साल भर का मिलाकर 50,000 क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा। 50,000 क्रॉस कर रहा होगा तो क्या होगा, इंटायर अमाउंट भी टैक्सेबल। इंटायर अमाउंट मतलब ओनली जो काउंटिंग में के लिए थे हम लोग, ठीक है, एग्जाम वाला वो सबको छोड़कर। अब आया थे सर हम पैसा देके मूवेबल प्रॉपर्टी है बट विथ कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट किए, तो वहाँ पे डिफरेंस क्या था, ये परचेस प्राइस और इसका बीच का गैप निकाल लो टोटलिटी बेस में, इसको ऐड करो इसको ऐड करो, ठीक है। इसका अगर गैप देखा जाए तो बेसिकली हम क्या किए, दोनों का डिफरेंस निकालते गए, दोनों का डिफरेंस 40,000। फर्नीचर कैपिटल से नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं। पेंटिंग्स 35,000 डिफरेंस, बुलियन 35,000, शेयर्स बोल दिया कि स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल से नहीं है, तो टोटल डिफरेंस हम चेक किया कितना भाई, एग्रीगेट 1,50,000। दैट इज डिफरेंस बिटवीन एसडीपी एंड कंसिडरेशन जो है ये 1,50,000 है, दैट इज 50 से ज़्यादा आ रहा, तो इंटायर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल, करेक्ट। कोई डाउट? ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जो मेरा क्वेश्चन था तुम लोगों से। देखो फर्स्ट पेज में हम आ जाते हैं, ये सब कवर हो गया तुम लोगों का, ये जो एनी प्रॉपर्टी भी कवर हो गया, ठीक है। एनी प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन है तो क्या करना है, जस्ट चेक करो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50 एक्सीड कर रहा है कि नहीं, अगर कर रहा है तो होल एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल। अगर फॉर अ कंसिडरेशंस है तो देखना है कि एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, कि 50 से तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन, एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट फेयर मार्केट, ये क्या है, फॉर अ कंसिडरेशन का डिफरेंस होगा ना दोनों का, डिफरेंस लेना है, ठीक है। डिफरेंस एक्सीड करता है, दैट इज एफ एम बी एंड दिस का डिफरेंस एक्सीड करता है, एफ एम बी वर्सेस माइनस कंसिडरेशन, इसका डिफरेंस अगर ग्रेटर देन एग्रीगेट डिफरेंस ग्रेटर देन 50,000 है तो ये तुम्हारा पूरा डिफरेंस ही टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब इसको तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोग क्या करना, वो जो मेरा व्हाट्सएप में जो ये दिख रहा होगा तुम एक समरी किया वहाँ से पढ़ना है, बेसिकली यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, यहाँ से पढ़ना है तुमको, बेस्ट है। हम एक बार पहले क्विक रिवीजन करा दे तुम लोगों को, क्या है बताओ। सेक्शन 56(2)(10) जो है क्या बोलता है कि सर अगर कैश गिफ्ट किसी से भी मिला तो पहले तो ये चेक कर लेना अगर रिलेटिव से मिल रहा है, चाहे वो कैश गिफ्ट हो, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर रिलेटिव से मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है। उसके बाद शादी का पर्पज से मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस से मिल रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह से मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है। उसके बाद तुम्हारा इसमें अंडर अ विल या इनहेरिटेंस मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है। दूसरा, अगर कोई आईपी मिला या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी मिला, ये अगर कैपिटल एसेट ही नहीं है तब तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 10 अट्रैक्ट ही नहीं करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नाउ अगर बाकी कोई रीज़न है तो हमको चेक करना है, कैश गिफ्ट है, अदर रीज़न है तो चेक करो कि एग्रीगेट कैश गिफ्ट, द वर्ड एग्रीगेट, पूरा साल भर में कैश गिफ्ट कितना मिला, नॉन रिलेटिव या दो भी अदर रीज़न है, बर्थडे पार्टी में फ्रेंड गिफ्ट किया कितना मिला, 50 से ज़्यादा है तो इंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल, फाइन। अब आईपी में अगर आ जाएंगे तो चेक करना है कि भाई आईपी जो है हमको क्या कोई गिफ्ट किया है, अगर हमको कोई गिफ्ट किया है तो चेक करो कि अगर अदर देन रिलेटिव वगैरह केसेस जो है या फिर स्पेशल लोकेशन छोड़ के जो स्पेशल रीजन छोड़ के जो केसेस है तो वहाँ पे क्या है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक करो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का, अगर 50 से ज़्यादा है तो इंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टैक्सेबल, ओके। अगर हम लोअर कंसिडरेशन में लिए हैं सर, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम दाम में लिए हैं, तो दोनों का डिफरेंस निकालो, चेक करो ये डिफरेंस क्या 50,000 या फिर जो हम कंसिडरेशन जो पे किए उसका डिफरेंस उसका 10% इन इच ओवर इज हायर में से क्या एक्सीड करता है, अगर एक्सीड करता है तो इंटायर डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टैक्सेबल, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का, अगेन जब मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे तब एग्रीगेट चेक करेंगे। अगर फ्री गिफ्ट वाला केस है तो हमको चेक करना है एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गिफ्ट वाला मूवेबल प्रॉपर्टी क्या 50 से ज़्यादा है ना कम है, ज़्यादा है तो इंटायर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल, अगर 50 से कम है तो नथिंग इज टैक्सेबल।
अगर लोअर कंसिडरेशन में मिला है तो चेक करना दोनों का डिफरेंस क्या 50 से ज़्यादा है ना कम है। अगर ज़्यादा है तो होल डिफरेंस भी टैक्सेबल, कम है तो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, एग्रीगेट, यहाँ पे क्या है एग्रीगेट। ठीक है, बस एक पेज में हो गया, ये तुम्हारा कवर कर दिए थे। अब आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो एक लाइन है जहाँ पे तुम्हारा दो दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रहेगा तो सेक्शन 50 से वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे वहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो अदर देन आईपी जो है इट मस्ट बी कैपिटल एसेट होना चाहिए भाई, इट मस्ट बी कैपिटल एसेट होना चाहिए। ये जो है इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट पर्सनस। ठीक है, नॉन रेसिडेंट दैट जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। एग्जाम्शन तो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते ये नाउ सेक्शन 47 जो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट टू मेंबर वगैरह, ये सब केस में तुम्हारा एग्जाम्प्ट है। एमलगमेशन जो हम लोग डिस्कस किए थे, एग्जाम्पल इसको रीड करते हैं। सपोज एक्स लिमिटेड ट्रांसफ़र किया था प्लॉट ऑफ लैंड टू इज होनली सब्सिडरी कंपनी, याद है 100% सब्सिडरी कंपनी। स्टैम्प डिपार्टमेंट बोल रहा है भाई इसका वैल्यू कितना है 50 लाख, तो बताओ टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो टैक्स इम्प्लीकेशन दोनों का हाथ में चेक करना है, एक्स लिमिटेड का हाथ में क्या होगा एंड जो रिसिपिएंट है वाई का हाथ में क्या होगा। तो एक्स का हाथ में क्या होगा, एक्स जो गिफ्ट दे रहा है तो एनी गिफ्ट एग्जेम्प्टेड, ये गिफ्ट नहीं है, इट इज़ एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है अंडर सेक्शन 47(4) बिकॉज एमएलगम एक अगर होल्डिंग कंपनी उसका 100% सब्सिडरी कंपनी को कुछ भी गिफ्ट देता है क्या होता है एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर होता है। दैट इज़ वाई एक्स लिमिटेड का हाथ में कोई टैक्स देने का जरूरत, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा। अब आते हैं सर वाई लिमिटेड के लिए क्या होगा। नाउ इन दी हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट वाई इट इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 56(2) देयरफॉर नथिंग शैल बी टैक्स। बोला ना यहाँ पे एग्जेम्प्ट है 47, 1, 4, 5 ये सब एग्जेम्प्ट है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नाउ द लिंकिंग बिटवीन कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है, जो समझ में पाया होगा दे पाएगा। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा बुक में कुछ उसी बुक में कुछ नोट्स लिखवाए थे क्या, देखो तो ये क्या नाम है रोहित, हाँ सर। वो नोट्स को जस्ट भेजो। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर नोट्स लिखवाए थे हम। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले वाला जो पेज है ना, अच्छा तुम तो भेजे हो ऑलरेडी, छोड़ वहाँ पे है। ठीक है यहाँ पे है, इसमें ये रहा यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा पहले इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, बोल रहा है कि मिस्टर एक्स परचेस किया प्रॉपर्टी, जो भी डेट में परचेस किया, न्यू मैट में प्रॉपर्टी का डेट तुम्हारा 2022 होगा। ठीक है फॉर ₹20 लाख में। नाउ ये क्या क्या गिफ्ट कर दिया 1 दिसंबर 2022 में, किसको वाई को। एक्स क्या क्या वाई को गिफ्ट कर दिया, तो उसका इस प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था 35 लाख। फिर बाद में वाई क्या किया, इस प्रॉपर्टी को बेच दिया 1/2/2023 में 52 लाख में। तो बताओ भाई एक्स के लिए एंड वाई के लिए टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन टू केशव, केशव बताओ एक्स के लिए क्या होगा टैक्स इम्प्लीकेशन, बिना आंसर देखे। एक्स जब वाई को गिफ्ट दे रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, तो क्या होगा उसका हाथ में ट्रीटमेंट। सर जब इमूवेबल प्रॉपर्टी तो 50,000 रिसीव करता है। अरे यार तुम तो जो गिफ्ट दे रहा है, ये जो हम लोग कर रहे हैं IFO से रिसिपिएंट का पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये तो दे रहा है, जो रिसीव कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से था। जो दे रहा है उसके बारे में सोचो, कौन बताएगा। सर कैपिटल गेन राइज होगा तो पर वो एग्जाम्प्टेड होगा ना। एग्जैक्टली एग्जेम्प्ट होगा। अरे यार तब से स्टार्टिंग से तो बोला गिफ्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर अंडर कैपिटल गेन। तो एक्स तो क्या किया भाई, एक्स वाई को क्या दिया भाई, गिफ्ट दिया, क्या दिया IP। तो माना कि ट्रांसफर है बट इट इज एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर अंडर कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, किसको, एक्स को नहीं लगेगा। तो गिफ्ट टू वाई इज एग्जेम्प्टेड बिकॉज
जो हम लोग एग्जेम्प्ट ट्रांसफ़र का जो हम लोग देखे थे, डिस्कस किए थे अंडर 47 में, और कोई किसी को कुछ भी गिफ्ट करता है प्रॉपर्टी वगैरह तो कैपिटल गेन नहीं होगा वहाँ पे, बिकॉज वो एग्जेम्प्ट ट्रांसफ़र है। ऑल्दो ट्रांसफ़र का डेफिनेशन में आता है, बट कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, हेंस नो कैपिटल गेन टैक्सेबल फॉर एक्स के लिए तो कुछ नहीं है। तो तुम अगर किसी को भी, तुम चाहे रिलेटिव को दो या फिर नॉन रिलेटिव को दो, तुम जब किसी को भी गिफ्ट करते हो तो जो गिफ्ट देता है उसके हाथ में कोई कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होता, बिकॉज इट इज़ एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। दिमाग में एकदम गांथ लो। स्टिल इट इज़ नॉट क्लियर टू। आई थिंक तुम लोग घर में रिवीजन नहीं दे रहे हो। हाँ बोलो। एक बार रीजन रिपीट करिएगा, रीज़न जो अभी बताया, मतलब रीजन कितना होगा। ये वाला, अगर हाँ ये तुम वाला। सपोज तुम्हारा पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, तुम अगर किसी को भी गिफ्ट देते हो तो कैपिटल इनकम टैक्स में बोलता है ये एग्जेम्प्टेड ट्रांसफ़र है, मतलब ये ट्रांसफ़र तो है बट इसमें तुम्हारा लिए कोई कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगा। उसका रीज़न क्या था उस चैप्टर में तो पता नहीं चला था, पर इस चैप्टर में पता चला क्यों। बिकॉज एक ही चीज़ में इनकम टैक्स डबल डबल तो टैक्सेबल इनकम टैक्स नहीं लेगा, राइट। तो तुम जब जब तुम गिफ्ट किए थे उस प्रॉपर्टी में कोई, तुम जब गिफ्ट किए थे तो तुम अब फ्री में गिफ्ट किया, तो तुम्हारा इनकम क्या है, नील, करेक्ट। गिफ्ट मतलब तुमको पैसा मिला ही नहीं, और जब तुमको पैसा मिला नहीं तो तुम कॉस्ट कैसे माइनस है, तुम्हारा कैपिटल गेन हुआ ही नहीं, तो हम तुमसे कैसे टैक्स ले, इनकम टैक्स तुमसे कैसे टैक्स लेगा, नहीं लेगा। ओके, बट जो सामने वाला गिफ्ट जिसको मिला उसको अब तुमको चेक करने पड़ेगा। सपोज तुमको गिफ्ट मिला, नाउ इट इज़ टू बी चेक्ड कि हमको जो ये गिफ्ट मिला किससे मिला। अगर ये गिफ्ट रिलेटिव से मिलता तो क्या होता, एग्जेम्प्ट होता, बिकॉज रिलेटिव से कोई भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिलता है तो एग्जेम्प्ट होता है। बट ये गिफ्ट सपोज रिलेटिव से नहीं मिला बट ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज मिला, ओके तब भी एग्जेम्प्ट है मेरे लिए। ये रिसिपिएंट के लिए, हम जो जिसको गिफ्ट मिला उसके बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। इन दैट केस उसको भी नहीं देने पड़ा, तुमको भी नहीं देने पड़ा, फाइन। जब दैट इज तुमको जब गिफ्ट मिला, तो वो कहाँ पे नोट करें हम, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं। देखो भाई, ये सपोज एक्स था, ये गिफ्ट किया लैंड एंड बिल्डिंग जो भी है किसको, वाई को। नाउ फॉर एक्स गिफ्ट टू वाई, ये माना कि ट्रांसफर है, बट इट इज एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है। तुम लोग जब कैपिटल गेन करा रहे तुम सब समझा नहीं है क्या उस टाइम तुम लोग सब, दैट इज नो कैपिटल गेन टैक्स। तो दैट मीन्स एक्स के लिए कोई कैपिटल गेन टैक्स देने का जरूरत, नो कैपिटल गेन टैक्स। अब इसका तुमको रीजन जानना है, सी एक्स के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या नहीं, पैसे नहीं मिला तो उसको वो माइनस करेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी रहेगा, तो उसका तो उल्टा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए बोला तो मुझे पैसे नहीं मिला, चलो हटाओ तुमको हम एग्जाम कर देते हैं, तुमको कोई टैक्स देने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। फर्स्ट, अब नाउ थिंक अबाउट रिसिपिएंट जिसको मिला, दैट इज वाई। वाई का क्या होगा भाई, तो वाई हैज रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आईपी। गिफ्ट मिला है मतलब विदाउट कंसिडरेशन। अब यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है, करेक्ट, कि भाई ये गिफ्ट जो मिला है उसको किससे मिला है, रिलेटिव से मिला है। दूसरा किससे मिला है, नॉन रिलेटिव से मिला है। आइदर रिलेटिव से मिला या मैरिज है, विल है, ये सब रीज़न है। तो क्या होगा, तो सपोज अगर वाई को रिलेटिव से मिलता, रिलेटिव मतलब अगर इस केस में एक्स वाई रिलेटिव होता, या फिर मैरिज में दिया, विल में मिला,
आईपी गिफ्ट मिला तो क्या होता, टैक्सेबल होता? वाई का रिसिपिएंट का हाथ पे नहीं होता, एग्जेम्प्टेड होता, इट इज नॉट टैक्सेबल। सेक्शन 56(2)(10 में नॉट टैक्सेबल, नॉट अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर ये रिलेटिव से मिला तो क्या करेगा? तब नाउ यू विल चेक, क्या चेक करेगा कि सर उस आईपी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दो सिनेरियो आ सकता है, क्या कि एस डी बी इज ग्रेटर देन 50,000, दूसरा एस डी बी इज लेस देन 50,000। अगर लेस देन 50,000 तो नील, नथिंग इज टैक्सेबल। बट अगर ग्रेटर देन 50,000 है तो होल एस डी बी विल बी टैक्सेबल। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी आगे यहाँ तक तो समझ में आया। जब मिला गिफ्ट तब क्या होगा? अब यहाँ पे तो चेन खत्म नहीं होता, अभी चेन अभी बाकी है। अब वाई को जब गिफ्ट मिला तब हम चेक किया कि वाई को अगर रिलेटिव से मिलता तो एग्जेम्प्ट होता, वाई को नॉन रिलेटिव से मिला तो वो चेक करेगा भाई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो इंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल, कम है तो नहीं, ठीक है। अब थर्ड सिनेरियो, मैंने उसी का कंटिन्यूटी, थर्ड नंबर पॉइंट। अब नाउ वाई सोल्ड दिस गिफ्टेड इमूवेबल प्रॉपर्टी, बेच दिया। अब जब बेचेगा भाई तब तो कैपिटल गेन तो देना ही पड़ेगा तुमको, राइट? अब बिकॉज यहाँ पे तुमको छोड़ दिया, यहाँ पे भी तुमको छोड़ दे रहा है, बट जब तुम फाइनली किसी को बेचोगे थर्ड पार्टी को, ठीक है, तब तो तुमको देने पड़ेगा। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट। नाउ सपोज कितना में सेल किया, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, सपोज 50 लाख में बेचा। यहाँ पे वी हैव टू चेक 50C, याद रहे कैपिटल गेन में जो जो तुम सीख के आए हो यहाँ पे कैपिटल गेन जब तुम कैलकुलेट करोगे, जब तुम कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे तो कैपिटल गेन का हर प्रोविजन को चेक करना है कि भाई 50C कहीं देखने पड़ेगा कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम तो नहीं है। अगर कम होगा तो एस डी बी लेने पड़ेगा 10% ऐड करने के बाद, चेक करना वो सब जो रूल्स था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम इग्नोर करते फर्स्ट ऑफ। 50 लाख का क्या बोल रहे हो? 50 लाख का कन्फर्म हो गया। हम सेल किए 50 लाख में, ख़त्म। चलो तुम ना, अरे 50 लाख जैसे से अमाउंट, ये फिर क्या समझने का क्या है इसमें? हम 50 लाख में बेचे, इसके बाद तुमको समझ में नहीं आ रहा बिकॉज तुम पिछला क्लास अब रिवीजन नहीं दे रहे हो। एक ही चीज़ आई कैन नॉट रिपीट इच एवरी क्लास। तुम लोग रिवीजन ये सब तो सब तुम्हारा दिया हुआ है, तुम लोग देखो यूट्यूब में वीडियो दे के रखे, रिवीजन नहीं करो तो कहाँ से समझ में आएगा? हर रोज तो हम पीछे क्लास में जाके समझा नहीं सकते ये सब, इस डिटेल इसका ऊपर एक लेक्चर है। आई कैन नॉट 2 मिनट में तुमको समझा नहीं पाएंगे ना ये चीज़, हम पूरा डिटेल में समझाने पड़ेगा क्या है। नॉर्मली क्या होता है, अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। ये जो सेक्शन 50C जो हम लोग पढ़े थे कैपिटल गेन में, ये भी तुमको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। जब भी लैंड एंड बिल्डिंग का क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे 10% ऐड करके हम लोग चेक करे थे, याद होगा, ठीक है। एनीवे तो ये सिनेरियो को हम फिलहाल के लिए ये करते हैं, सिंस तुम लोग नहीं किया होगा कैपिटल में पहले क्लास तो उसको हम इग्नोर करते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो नाउ सेल किया हम 50 लाख में, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस की, ये चीज़ परचेज कितना में किए थे, तो तुम्हारा लिए तो नील होगा। अब तुम बोलेगा सर मेरे लिए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील है, करेक्ट। तो क्या ये नील होगा सच में कि कुछ और होगा, बोलो? प्रीवियस ओनर যে কস্ট ছিল वेरी गुड। तो यहाँ पे तुमको चेक करने पड़ेगा कि नाउ द कॉस्ट ऑफ द
प्रीवियस ओनर, जो प्रीवियस ओनर का जो कॉस्ट था ये मेरा कॉस्ट माना जाएगा। प्रीवियस ओनर कितना में परचेस किया था? सपोज ये परचेस किया था इस प्रॉपर्टी को 20 लाख रुपया में, ठीक है। तो वो 20 लाख अगर सपोज हमको जब मिला था, व्हेन आई रिसीव्ड दिस प्रॉपर्टी, तब हमको कोई टैक्स नहीं देने पड़ा बिकॉज हम रिलेटिव से मिला था, या फिर इसका एसडीवी 50 से कम था, जो भी रीज़न है हमको टैक्स नहीं देने पड़ा था। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? प्रीवियस ओनर का। इफ ऑन रिसीप्ट ऑफ दिस नो टैक्स पेड, तब जाके उसका जो कॉस्ट था 20 लाख तुम्हारा कॉस्ट माना जाएगा। हाँ ऑब्वियसली ये एसेट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। अच्छा विकास एंड आशीष कुमार, तुम लोग कैपिटल गेन का क्लास में थे स्टार्टिंग से कि नहीं थे? सर स्टार्टिंग का नहीं थे, आप में थे। ठीक है, तो तुम लोग यूट्यूब में सब देखना लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है। जी तो तुम लोग हाँ हाँ बोलो। स्टार्टिंग का प्राइवेट वाला मेरा लिंक है, वो हमको सेंड कर देगा तुम लोगों को, ठीक है। ठीक है। अच्छा अभी हम क्लास के बाद सेंड कर देंगे। कंटिन्यू। तो जब जो गिफ्ट दे रहा है उसके हाथ में एक्सचेंज ट्रांसफर था, और जो रिसीव्ड कर रहा है उसके हाथ में टैक्सेबल होगा नहीं होगा डिपेंड करता है। रिलेटिव से मिल रहा है तो एग्जेम्प्टेड है भाई, मैरिज विल वो सब ओकेशंस रीजंस पे मिल रहा है तो क्या है तुम्हारा एक्सेप्टेड है। अदर रीज़न है तो नॉन रिलेटिव है। तो चेक करो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 से ज़्यादा है ना कम है। अगर 50 से ज़्यादा है तो इंटायर एस डी भी टैक्सेबल, कम है तो नहीं। अब बाद में जब ये वाई मतलब अगर हम बाद में इस प्रॉपर्टी को बेचे तब तो मेरा हमें ट्रांसफर होगा कैपिटल लायबिलिटी। कितना है बेचा? 50 लाख में। कॉस्ट क्या होगा? नील नहीं होगा, कॉस्ट होगा जो प्रीवियस ओनर का था वो। पीरियड ऑफ होल्डिंग कॉस्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग सब कुछ प्रीवियस ओनर का था, वो जो हम लोग कैपिटल गेन में किए थे वो होगा। दैट इज सपोज यहाँ पे 20 लाख हम ये मान के चल रहे कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म है, ओके। तो बाकी जो है ये तुम्हारा आ जाएगा सपोज जो भी कैपिटल गेन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सपोज यहाँ पे कैपिटल गेन आया 30 लाख। अब सिनेरियो ए होगा तुम्हारा केस वन। केस वन क्या था कि नो इनकम was taxable on receipt of this gift। अगर जब गिफ्ट मिला था तब अगर कोई इनकम टैक्सेबल नहीं था, ठीक है, जब तुम बेचोगे तब कॉस्ट किसको लोगे? प्रीवियस ओनर का कॉस्ट लोगे, खत्म। केस नंबर 2 क्या है? इनकम was taxable on receipt of this गिफ्टेड आईपी। सिनेरियो क्या हो सकता है? ये वाला सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो, राइट। सपोज कितना टैक्स लगा था, हम अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था 30 लाख, ठीक है, तो इट इज़ मोर देन 50,000। तो इनकम आईएफओएस में कितना आया था बोलो? होल एसडीवी दैट इज कितना? 30 लाख पूरा आ गया था। तो तुम इस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी 30 लाख के ऊपर इनकम टैक्स पे कर चुके हो ना। अब जब तुम इसको बेचा, केस नंबर 2 सेम ही है। पॉइंट नंबर 3 बेचा, सेल वाला केस में आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 जब बेचा तो तुम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर कितना माना जाएगा? 50 लाख, करेक्ट। तो नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा? जितना का ऊपर जितना तुम्हारे इनकम में घुसा था उतना, दैट इज 30 लाख। तो बाकी यहाँ पे दैट मीन्स 20 लाख तुम्हारा कैपिटल गेन होगा यहाँ पे। समझ में आया? अंडरस्टूड? यही चीज़ जो है, कोई डाउट है अभी यहाँ पे कि नहीं है बोलो। अगर तुम जब तुमको प्रॉपर्टी मिला था तब अगर तुम्हारा ये इनकम घुसा था, तो जितना इनकम तुम्हारा इनकम में घुसा था उतना तुम्हारे यहाँ पे कॉस्ट माना जाएगा 30 लाख। इस केस में तुम्हारा इनकम में घुसा ही नहीं था तो जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट है वो तुम्हारा कॉस्ट माना गया था, ठीक है।
तो नाउ इस पे आ जाते हैं, एक पॉइंट पे कहाँ थे, यही जो है उसका समरी है। देखो, गिफ्ट ऑफ आईपी, इसको अच्छे से वहाँ पे नोट्स कर लेना। वो नोट्स के साथ साथ जो हम समझाएं इसको देखो। ओनर जो ट्रांसफ़र करता है उसके लिए क्या है, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो। एग्जेम्प्टेड ट्रांसफ़र है अंडर सेक्शन 47। जो भी गिफ्ट देता है वो चाहे किसी को भी गिफ्ट दे, उसके हाथ में कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट जो रिसीव करता है उसके हाथ में टैक्स लगेगा या नहीं, यह डिपेंड करता है किस के रिलेटिव से मिल रहा है, तो भाई एग्जेम्प्टेड है। दूसरा सिनेरियो क्या, नॉन रिलेटिव से मिल रहा है, ठीक है, तब हमको चेक करने पड़ेगा कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसका 50 से ज़्यादा है ना कम है। अगर ज़्यादा है तो टैक्सेबल है, कम है तो नथिंग इज टैक्सेबल। ओके, अब जब सेल कर रहा है, पॉइंट नंबर थर्ड देखो, पॉइंट नंबर थर्ड देखो, जब सेल कर रहा है तो जो अभी सिनेरियो तुम लोग को हम एग्जाम्पल में दिखाए हैं, जब सेल कर रहा है तो फर्स्ट सिचुएशन क्या, सपोज सेल कर रहा है तुम्हारा कितना में, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये कॉस्ट है 20 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था जब रिसीव हुआ था 35 लाख नॉन रिलेटिव वाला केस में, एंड अभी जो सेल करा 52 लाख में, तो बेच कितना में रहे हम, 52 लाख में, 52 लाख। तो कॉस्ट कितना माना जाएगा फर्स्ट केस में, अगर हम टैक्स नहीं दिए होंगे तो, अगर रिलेटिव से मिला होगा तो कितना माना जाएगा, बोलो कॉस्ट क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस। वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस, दैट इज सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 विल बी एप्लीकेबल। यहाँ पे एज पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर विल बी कंसीडर्ड, एंड पीरियड होल्डिंग भी उसी का तब से काउंट होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जब रिसीव्ड हुआ था तब टैक्सेबल नहीं हुआ था, तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ही माना जाएगा, करेक्ट। तो 32 लाख तुम्हारा कैपिटल गेन होगा। बट ये वाला सेकेंड सिनेरियो में सपोज जब रिसीव्ड हुआ था तब कितना था मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 35 लाख, तो 35 लाख मेरा इनकम में घुस चुका था। तो अभी जब हम सेल किए, उस सेल में से वो कॉस्ट म्यूट करो, जिसका भी अनम्यूट है, वो सेल में से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो मेरे इनकम में घुसा हुआ था उतना माइनस होगा, सेक्शन 49 सबसेक्शन 4। सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 क्या है, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 क्या है, जो तुम सेक्शन 56 टू 10 का अंदर में जितना तुम्हारा टैक्सेबल हुआ था ऑन रिसीव्ड ऑफ दैट गिफ्टेड प्रॉपर्टी फ्रॉम नॉन रिलेटिव, 35 लाख कॉस्ट आ रहा है। क्लियर, अब समझ में आया कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हाउ इट इज लिंक्ड। यस सर। यस सर। ठीक है, आज यहीं पे एंड करते हैं। छोटा सा चीज़ था बट सम डिटेल में समझाने के लिए हम लोग को टाइम लग गया, अदरवाइज चाहते तो बहुत फास्ट कंप्लीट करा सकते थे हम लोग। तो ये तुम्हारा ये वाला पोर्शन जो था तुम्हारा क्वेश्चंस, ये आई थिंक तुम लोग क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3। बाकी ये भी हो गया, यहाँ से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, लेक्चर 2।